तो और काम करता है स्टैंडिंग, इसको स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं और ट्विस्ट वेव। डेफिनेशन क्या होता है, जो हमने पहले लेक्चर में किया था कि वेव्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक हमारे पास में स्टैंडिंग वेव था और एक हमारे पास में होता है रिंग। समझ में आ गया? सर आवाज फ्लक्चुएट हो रही है, आप डिवाइस को रिकनेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो अभी सही है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो हमने हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक हमारा प्रोग्रेसिव वेव, एक हमारे पास में होता है स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव में हमने बोला था कि एक ऐसा वेव है जो कि कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, वो जा ही रहा है, वापस आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और फिर हमने एक और बताया था स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब कि जो भी तुम्हारा वेव है, वेव मतलब कि एनर्जी है, वो दो पॉइंट के बीच में स्टेशनरी हो गया, बस। वो वहां भी ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो बस एनर्जी वहां पे स्टेशनरी है, नहीं, वो एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, बट वो दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो गया है। तो अगर मुझे स्टैंडिंग वेव करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेव का रिफ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है? स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? जब सपोज हमारे पास में एक वेव यहां से जा रही है और एक वेव है जो कि वापस आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ब्लू वाली इधर आ रही है और जो ब्लैक वाली वेव है वो यहाँ पे जा रही है। जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो हमारे पास जो वेव बन के आती है उसको हम बोलते हैं कि वो स्टैंडिंग वेव बनेगी। कैसे बनेगी वो हम देखते हैं इक्वेशन से। सपोज एक वेव है जो हमारे पास में जा रही है, जिसको मैंने बोला y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इस वेव के अंदर माइनस साइन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा वेव जो है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। अगर इसी वेव को ना रिफ्लेक्ट करवा दूं मैं, और सपोज 100% है ना रिफ्लेक्ट करवा दिया, रिजिड एंड से भी होता है और ओपन एंड से भी होता है। ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव हमारा ऊपर से होके वापस आता है, और अगर है ना रिजिड एंड से हो रहा है तो अपन नीचे से होके वापस आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास में एक वेव है, ये एंड अगर हमारा रिजिड एंड है, तो ये अगर वेव अगर गई तो हमारे पास वापस आती है तो ऐसे आती है। और अगर हमारे पास में एक मतलब ओपन एंड है तो वेव अगर यहां से ऐसे गया है तो यहां से ऐसे वापस आएगा। ये तो हमने किए थे ना दोनों क्वेश्चन भाई। ओके, अब मुझे बताओ, अगर एक साइन वेव जा रहा है कंटिन्यू वाला, ये वेव अगर जा रहा है, अगर ये वेव तुम्हारा चाहे तो ये मतलब कि ऐसे वापस आए या फिर ये ऐसे वापस आए, तो इन दोनों के अंदर तो कोई ऐसा सा डिफरेंस है ही नहीं ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है, कुछ पार्ट ऊपर भी है कुछ पार्ट नीचे भी है ना। तो जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं जो कि जो तुम्हारी बेस लाइन है उसके ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, तो चाहे इनका रिफ्लेक्शन जो है ना प्लस वाले से हो या फिर माइनस वाले से हो, फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास में जो वेव बनेगी वो एक जैसी बनेगी। जैसे अगर मैं लिख दूं कि ये वेव मेरे पास में है इंसिडेंस, ये वेव मेरे पास में आगे गया, सर हाँ सर एक और बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों क्यों एक जैसी वेव बनेगी अगर रिजिड हुआ ओपन होगा तो? हाँ देखो, सपोज हमने एक वेव को यहां से भेज दिया, ये जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये तो मानते हो भाई। पहले मैंने ले लिया या मैंने क्लोज एंड ले लिया, है ना। तो ये वेव अगर है, तो अगर ये वेव मेरा सपोज यहां से गया तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। जब ये वेव वापस आएगा तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? वापस आएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू a, बट यहाँ पे क्या है माइनस साइन आएगा,
तो प्लस उल्टा होके वापस आएगी ना, kx साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब इन दोनों का सुपरपोजिशन करवाना है। तो अगर मैंने सुपरपोजिशन करवाया तो मेरे पास जो ये बनेगा y, वो क्या बन जाएगा, a तो कॉमन आ गया, मैंने लिखा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारे पास फिर फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन, ठीक है। तो ये मैंने करवाया अपना क्लोज एंड से। अगर इसी को मैं ओपन एंड से करवा दूं, ठीक है, ओपन है, तो मेरे पास जो y होगा दैट इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो मेरे पास में वेव वापस होके जब आएगी ना, रिफ्लेक्ट होके जब वापस आएगी, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बस जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में चेंज आएगा, वेव का स्ट्रक्चर जैसा ऊपर से गया था तो ऊपर से वापस आएगा। यहाँ पे सुपरपोजिशन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये है, हाँ भाई, सही हाँ है। सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y a साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी। सर ओपन एंड में क्यों माइनस a साइन नहीं आया? अरे क्योंकि ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो ऊपर जाता हुआ वेव कैसा होता है, ऊपर से वापस आ जाता है ना, तो माइनस नहीं आता है। और जब तुम्हारा क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि अपना रिजिड एंड, तो वेव क्या होता है, उल्टा होके वापस आता है। हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना लास्ट क्लास में। हाँ सर। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, है ना। या फिर अगर इसको एक्सपेंड करोगे, इसको क्या लिखोगे, साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है, फिर माइनस आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास में प्लस आएंगे। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दोगे, ये तुम्हारे पास में बन जाएगा 2 साइन, बताओ बताओ बताओ। का भी तो है ना, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी फॉर्म का भी तो है, तो उसका भी एक इक्वेशन है ना। हाँ बताओ बताओ बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, माइनस 2 कॉस ए साइन बी, माइनस 2 कॉस कॉस ए साइन, ओमेगा टी साइन के एक्स, ऐसा बनेगा भाई। ये तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास में y जो है वो क्या बन गया, माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ना ओमेगा टी। अब यहाँ पे बताओ यहाँ क्या बनेगा, a, ऐसे बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस, तो ये बनेगा 2a कॉस एक्स साइन ओमेगा टी। मतलब इसको और इसको कुछ कह सकते हो, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो ऑसिलेटरी फंक्शन होता है और माइनस साइन होता है, तो हमारे पास डिफरेंस नहीं है ना। चाहे मैं ऐसा लिखूं 2 साइन ओमेगा टी, या फिर मैं लिखूं y इक्वल टू माइनस 2 साइन ओमेगा टी, एक ही बात है ना, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑसिलेटरी फंक्शन है, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है, फाइन। तो चाहे तुम्हारा ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो भी एक तो तुम्हारे पास में ये आ गया ऑसिलेटरी फंक्शन, ये जो चीज होती है ना ओमेगा टी वाली, ये हमारे पास में ऑसिलेटरी फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जो फंक्शन हमारे पास पीरियडिक फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि उसको ऑसिलेट करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑसिलेटरी फंक्शन क्या बन गया, ये वाला,
और ये जो चीज है, जो हमारे ऑसिलेटरी फंक्शन के साथ जो चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? ये वाला। तो देखो, हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। क्यों? ये तो ऑसिलेटरी पर। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स कर दूं, सपोज यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ले ली, अपने 0 ले ली, तो cos के x क्या बन जाएगा? 1। क्या बन जाएगा? 2a। हमारे अपने इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2a sin ओमेगा t। मतलब जो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे बैठा हुआ है, उसके लिए एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a। और क्या कर रहा है? sin ओमेगा t से ऑसिलेशन कर रहा है। कहाँ की डायरेक्शन में? वो y डायरेक्शन में। सपोज तुम्हारे पास kx की वैल्यू हो गई π/2, जो कि कभी ना कभी तो हो सकती है kx। ठीक है, अगर π/2 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos kx की? 0। अब चाहे sin ओमेगा t की वैल्यू कुछ भी हो, -1 +1 +½ -√, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो तुम्हारे पास में होल क्वांटिटी 0 ही रहेगी। मतलब पूरे सिस्टम में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जिसको साइन ओमेगा टी से फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0। वैसे यहां पे आओ, ठीक है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि साइन के एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास 0 हो गई, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये फंक्शन हमेशा ही क्या रहेगा? 0। तो इन पूरे फंक्शंस में एम्पलीट्यूड को जो है डिफाइन करने वाली जो चीज है वो ये साइन के एक्स, और इसके अंदर क्या है? कॉस के एक्स। और साइन के एक्स और कॉस के एक्स जो फंक्शन है वो तो एक जैसे फंक्शन होते हैं ना भाई, थोड़ा सा λ/4 आगे शिफ्ट होता है, या फिर एंगल के टर्म्स में बोलो तो π/2 एंगल से शिफ्ट हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, उसका नेचर भी सेम रहेगा, और उसके एनर्जी भी सेम रहेगी। तो पहले एक बार इतना लिखो, फिर बाद में किसी भी एक को एनालाइज करेंगे हम। हो जाए तो बता देना। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं ना, उसका रीजन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सर हाँ सर, तो बेसिकली मतलब जो क्लोज्ड एंड और ओपन एंड का रिफ्लेक्शन से स्टैंडिंग वेव बनता है, उससे फेज डिफरेंस आता है बस। यस भाई, तुम वेव तो एक मतलब इनफाइनाइट फंक्शन है ना भाई, वेव एक इनफाइनाइट चीज है। तुम उसके कोई भी सेगमेंट को ले लो तो प्लस माइनस वहां से अपना हो जाएगा ना डिसाइड। जैसे सपोज यहाँ पे आते हैं, सपोज ये एक लाइन है, ये मैंने फंक्शन, एक वेव जो ऐसा है, किसी ने इसको यहां से एनालाइज करना शुरू किया तो वो क्या बोलेगा? कौन सा वेव है? साइन वेव, राइट। कोई बोलता है नहीं, मैं तो इसको यहां से देखना स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए कौन सा वेव बन जाएगा? कॉस वाला बन जाएगा। अगर किसी ने यहां से एनालाइज करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो उसके लिए कौन सा बन जाएगा? माइनस साइन वेव। तो अगर किसी ऑसिलेटरी फंक्शन या फिर वेव फंक्शन से पहले साइन हो, कॉस हो,
प्लस साइन हो माइनस साइन हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब यहाँ पे माइनस साइन आया तो इससे क्या फर्क पड़ गया, मतलब इस वेव का एनालाइज कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। ये यहाँ पे तो तुम्हारा माइनस नहीं है, हम एनालाइज कर रहे हैं। वेव एक इनफाइनाइट फंक्शन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस माइनस साइन को चाहे मैं लगाऊं या ना लगाऊं एक ही बात है। क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली किसका, पार्टिकल का। पार्टिकल तुम्हारे पास में एसएचएम कर रहा है, तो अगर मैं ये लिखूं कि y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, या फिर मैं लिखूं y इक्वल टू -3 साइन ओमेगा टी, तो बताओ क्या इन दोनों में से कोई इक्वेशन गलत है? नहीं, दोनों ये कह रहे हैं कि तुमने कौन से पॉइंट को t इक्वल टू 0 बोला है, बस उसका डिफरेंस है। बाकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, उसकी एनर्जी भी सेम है, उसकी वेलोसिटी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है ना। यस, पॉइंट ऑफ, या फिर कह सकते हो कि हमारा t इक्वल टू 0 और जो x इक्वल टू 0 है वो अलग अलग है दोनों का, है ना। हमने किसको बोला है, अपना जो रेफरेंस पॉइंट हम किसको बोल रहे हैं वो अलग अलग है बस। वेव तो एक इनफाइनाइट, जब जैसे तुमने साइन वेव लिख दिया मतलब दिस इज इनफाइनाइट वेव, ठीक है ना। ट्राइंगल वेव अगर होती तो फिर उसके अंदर फर्क पड़ता, क्योंकि हमने वो एग्जांपल किए थे कि वेव यहां से गया फिर उल्टा होके वापस आया, क्योंकि वो लिमिटेड वेव है, ये तुम्हारा कंटिन्यूस है। हो गया? हाँ भाई, देखो अब तुम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुमको बोलूं ना कि y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है, y इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, और y इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, और यहाँ पे चाहे ये लगा दो प्लस माइनस। चारों के चारों जो वेव हैं सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। इनके अंदर डिफरेंस क्या आया, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन वाला जो पॉइंट है जिसको तुमने अपना रेफरेंस बोला है वो। बताओ सारे के सारे फंक्शन में ऑसिलेटरी फंक्शन कौन सा है, नहीं फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा ही है, चाहे वो साइन के साथ में हो चाहे वो कॉस के साथ में हो, क्या फर्क पड़ता है। क्यों, साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का जो पीरियड होता है ना 2 पाई, वो सेम है। तो ये चारों इक्वेशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मन में आए उसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास जो भी आएंगे रिजल्ट वो सेम ही आने वाले हैं। माइनस लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बताओ और कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला वाला, हाँ फोर्थ को करना, फोर्थ को कर लो चलो भाई। अल्टीमेटली इक्वेशन तो एक ही बनने वाली है ना। तो हमने लिखा कि सपोज एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखी है, तो मैंने लिखा y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी, नहीं तो पहले मैं लिखूंगा साइन के एक्स, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। अब किसी भी ऑसिलेटरी फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका एम्पलीट्यूड, एक उसका फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी, ये तो तुम्हारा बन गया ऑसिलेटरी फंक्शन जो कि उसको ऑसिलेशन करवा रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है ये कर रहा है डिसाइड कि जो तुम्हारा पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो सपोज इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है। जहां पे x की वैल्यू 0 है वो वहां पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 0 सर, 0 और हमेशा ही 0 आएगा, चाहे ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो ये लो, इस पॉइंट को मैंने बोला x इक्वल टू 0। इस पॉइंट के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ,
कुछ इंफॉर्मेशन, इसका y इक्वल टू 0 ऑलवेज, मतलब कि नो मोमेंट, राइट। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन हमेशा ही सेम है तो ये, तो मतलब कि ये पॉइंट कैसा बन गया, एट रेस्ट, मतलब कि इसका ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा, इसका ऑसिलेशन नहीं हो रहा तो ये पार्टिकल में कहते हैं ना, मतलब एनर्जी को आगे ट्रांसफर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने बोला हुआ है ना कि वेव के अंदर कोई भी पार्टिकल में अपने एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करता है, अपने आप को ऑसिलेट करवाता है और बाजू वाले को एनर्जी देता है। तो ये जो पॉइंट है ऑलवेज एट रेस्ट, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट को बोलते हैं नोड। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू फिर से 0 कब होएगी, पाई होगा जब x इज इक्वल, हाँ जब तुम्हारे पास में, तो हम लिखेंगे व्हेन kx इक्वल टू पाई, तो मतलब कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई k, पाई इसकी वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। तो जब मैं लैम्डा बाई 2 वाले पॉइंट पे आऊंगा, ये पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को मैंने ये बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में क्या बोल सकते हो, ये भी क्या है, नोड है। नोड, तो इसको मैंने बोला नोड, ये भी क्या है, नोड, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा ना। ओके, उसके बाद में जाएं तो उसके बाद में कब 0 आएगा, व्हेन kx इक्वल टू 2 पाई, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, लैम्डा, तो यहाँ पे एक और सपोज इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, लैम्डा, तो ये भी क्या बन गया, नोड। ऐसे हमारे पास में कितने नोड बनेंगे, हाँ भाई, इनफाइनाइट। ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट नोड बनते जाएंगे ना, तो ठीक है हम इतना सा सेगमेंट ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो क्या फर्क पड़ता है। अब सर next- लेकिन सिर्फ ये स्टैंडिंग वेव में हमें नोड्स मिलेंगे। हाँ हाँ, स्टैंडिंग वेव में ही ना, प्रोग्रेसिव वेव में तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सब कुछ होता है ना, हाँ इसमें नहीं होगा, इसमें अगर तुमने x को फिक्स कर दिया तो वो 0 बन गया है। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं सर मैं अगर हम वो ये भी फिक्स kx कर दें कि किस, हाँ ये भी फिक्स कर दें कि किस किस रेंज में है तो हाँ हाँ, तो अभी आ रहे हैं ना, अब देखो kx की वैल्यू अगर मैं कर दूं पाई बाई 2, तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, भाई अगर kx की वैल्यू पाई बाई 2 कर दी 2 है। तो कितना बन जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि जो उसका एम्पलीट्यूड कितना बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 कहां पे आएगा, इन दोनों के अपने बीच में आएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना बन गया, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो अगर मैं बात करूं कि 4x इक्वल टू लैम्डा बाई 4, उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 2a साइन अपना ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल अपने ऑसिलेट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a, मतलब कि ये यहां तक जाएगा, यहां तक, और यहां पर यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया, व्हेन kx की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 3 पाई बाई 2, तो उस टाइम भी एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a, जब x की वैल्यू ये तो भी कितना 2a, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 4, मतलब इसके बीच में ये वाला। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारे पास में एंटी नोड। ठीक है, तो अगर सारे के सारे पार्टिकल का मैं एम्पलीट्यूड करूं डिफाइन, तो अगर सपोज इसे मैंने ओमेगा टी की वैल्यू ले ली पाई बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा 1, तो इसका जो मेरा जो बनेगा ना ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो गया। ये पार्टिकल
स्टेशनरी, ये पार्टिकल स्टेशनरी, ये पार्टिकल स्टेशनरी। ये क्या है, इनके एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड इतना ही है। क्यों? जैसे तुम उसमें x की वैल्यू अपने इंसर्ट कर दोगे ना, तो 2a sin kx की वैल्यू फिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड, तो स्टैंडिंग वेव के अंदर हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल तो बेसिकली ऑसिलेट ही कर रहे हैं ना। अभी वो ऊपर है, फिर वो क्या हुआ, अगर नीचे आएंगे तो थोड़ी देर बाद में वो ऐसे हो जाएंगे। ये जब ये पार्टिकल ऊपर हैं तो ये पार्टिकल कहाँ है, नीचे। क्यों? जब इसके लिए kx की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा आएगा तुम्हारे पास, और नेगेटिव। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये नीचे, जब ये नीचे आएंगे तो ये ऊपर। तो ये बन गया तुम्हारे पास में एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड 2a। ये जो हमारे पास में एंटीनोड्स, उन्हीं पॉइंट को बोलते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2a। और ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, स्टेशनरी। λ/4 हाईएस्ट, यस, λ/4 का हाईएस्ट आएगा। λ/4 का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम। हाँ भाई, देखो पहले बताओ कि सारे के सारे पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं। यस, बिटवीन टू नोड्स देयर इज एंटी नोड्स, बिटवीन टू एंटी नोड्स देयर इज अ नोड। क्योंकि साइन फंक्शन है ना भाई, साइन फंक्शन में एक मैक्सिमा है एक मैक्सिमा है, तो बीच में जीरो आना ही पड़ेगा। और अगर ये जीरो है ये जीरो है तो बीच में 1 आना ही पड़ेगा। ओके सर, तो इसमें हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना एक लाइन के अलॉन्ग। यस, सारे पार्टिकल भाई, पार्टिकल का मोशन तो ऐसे ही हो सकता है ऊपर नीचे, बट सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। पहले और ये बताओ कि सारे के सारे जो है उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं। यस सर। फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। क्यों? सबके लिए ओमेगा सेम आ रहा है। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई तो सारे के सारों की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब सारे पार्टिकल है मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे आएंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, सही है। अब चलो एक है ना, मुझे क्वेश्चन करके बताओ। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका एम्पलीट्यूड है a, ऑसिलेशन स्पीड भी अलग अलग होगी। यस, सब पार्टिकल की। क्यों? सबका ओमेगा सेम है लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो सबकी स्पीड भी अलग अलग होगी। स्पीड में एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो कहां से कहां के बीच में स्टोर हो गई है, इस नोड से इसके बीच में ना, नोड के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में हमारी एनर्जी स्टोर हो गई है। तो अब मुझे बताओ कि इस नोड से इस नोड के बीच में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। बस पहले ये लिखो और मुझे बताओ कि इस नोड से एक नोड, इसको बोलते हैं वन लूप। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है इसको बोलते हैं वन लूप। तो बताओ कि वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव, जिसका ये k है ये ओमेगा है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है। सॉल्व करो, बताओ। सर लूप का मास m है। नहीं ना, वो तो मान लो ना कि मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं ना टर्म्स, वो हैं। मतलब म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, v इज स्पीड ऑफ वेव, वो है, वो हम लोग हमारे स्टैंडर्ड टर्म्स है। उसके फॉर्म में क्या आंसर आएगा।
किसी का आया भाई आंसर? हाँ भाई, किसी ने किया? हाँ बताओ भाई, क्या आया? ए म्यू ओमेगा स्क्वायर टोटल एनर्जी इज 8 m ओमेगा। नहीं भाई, ये तो नहीं आएगा, ये तो तुम्हारा अजीब सा ही आंसर आ गया। तो हम एक सिंगल लूप की बात करते हैं। ये हमारे पास में लूप, ठीक है, ये हमारे पास में नोड, ये हमारे पास में एक और नोड, और ये हमारे पास में ये एक लूप है जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और ये इसका ऑसिलेशन बन रहा है। इसको सपोज हमने बोल दिया x इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने x इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो हमको पता है एक जो लूप होता है उसका जो लेंथ है दैट इज लैम्डा बाई 2, और हर पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो पहले लिखते हैं कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम करता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है। जो एसएचएम में एनर्जी क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम एम्पलीट्यूड की टर्म में लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये है 2a साइन kx साइन अपना ओमेगा t, ठीक है। तो हमने यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक अपना एलिमेंट ले लिया dx। अब देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना है। इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा बताओ, ये है ना एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड है 2a साइन kx। तो अगर मैं, ये तो अपना dx हो गया ना, अब मैं इसका लिखूं मास लिखूं, इसका मास आएगा dm, कितना बन जाएगा म्यू इंटू dx, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, और इनटू हमने कर दिया dx, so dx इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी हाफ मास उसका dm, ठीक है, dm इंटू अपने ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दिया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हाफ मास हो जाएगा उसका म्यू इंटू dx, म्यू इंटू dx इंटू अपना ओमेगा स्क्वायर। भाई ओमेगा सबका सेम है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx, और इसके ऊपर लगानी है लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, हो ना, यहां से लेकर यहां तक। तो हमारे पास क्या बन रहा है म्यू ओमेगा स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये बाहर ले आओ, ये 2, तो बनेगा 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है साइन स्क्वायर kx इंटू dx 0 से लैम्डा बाई 2। बस इसको इंटीग्रेट करके बता दो अब क्या आएगा।
साइन स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे इसको? साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है? तो 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 इंटू dx, तो ये बन जाएगा हाफ, ठीक है, माइनस हाफ इंटू कॉस 2 के एक्स इंटू dx। और हमारे पास जो लिमिट है दैट इज 0 टू अपना ये है ना लैम्डा बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? हाफ है ना ये, हाफ इंटू dx, तो ये तो बन जाएगा हाफ इंटू x लिमिट 0 से लैम्डा बाई 2 माइनस हाफ, क्या होता है कॉस का? साइन, तो साइन 2 के एक्स अपॉन क्या लगा दोगे? 2 के, और लिमिट है मेरे पास में 0 से लैम्डा बाई 2। सर मैं अगर इधर cos ओमेगा t लेता तो भी मेरे को सेम ही आएगा ना? तो भाई ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो होते हैं इनके स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आता है वो सेम आता है, ठीक है? उसमें यहाँ पे प्लस साइन आया था, लेकिन ये जो पूरी चीज है इसमें ये डालोगे तो भी 0, ये डालोगे तो भी 0, ये तो हमेशा तुम्हारे पास 0 ही बनने वाला। साइन स्क्वायर जो फंक्शन होता है ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज हाफ, और जो कॉस स्क्वायर फंक्शन होता है उसकी भी हाफ ही होती है। ये हमने एसएचएम के अंदर भी किया था, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो ये करोगे तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 4। तो मेरे पास बेसिकली बन जाएगा 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू आती है लैम्डा बाई 4। अब चाहिए तो जो लैम्डा है उसको रिप्लेस कर दो, नहीं करना है तो मत करो यार। तो बेसिकली ये बन जाएगा लैम्डा बाई 2 ना, हाफ म्यू इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है? नहीं, हाफ तो हट ही जाएगा, म्यू इंटू लैम्डा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी हमारे एक लूप में स्टोर है। अब तुम्हारे पास में जितने ज्यादा लूप होंगे एनर्जी तुम्हारे पास में उतनी ज्यादा होगी। एनर्जी अभी भी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ रही है और तुम्हारे एम्पलीट्यूड के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। जैसे तुम्हारे इंटेंसिटी वाले जो क्वेश्चन किए थे हमने, हर जगह जो इंटेंसिटी है वो हमेशा तुम्हारे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगी, ठीक है? लिखो। और कुछ आप पूछना है तो बताओ, डाउट बताओ।
हाँ भाई हो गया। स्टैंड यस, अगर तुम्हारे पास में इनफाइनाइट लूप होंगे तो इनफाइनाइट एनर्जी रहेगी। हम एक सिंगल लूप की एनर्जी को अपने ने वो कर सकते हैं कि इतनी एनर्जी है, बाकी तो right? अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो स्टैंडिंग वेव ये आते हैं कि स्टैंडिंग वेव अपने बना दो थोड़े से और कुछ पॉइंट्स, अगर एक स्टैंडिंग वेव कहीं पे अपने बना हुआ है तो ठीक है। अभी स्टैंडिंग वेव जो है अपने में ओपन एंड से बना है क्लोज एंड से बना है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास में एक स्टैंडिंग वेव है जो कि ऐसा बना हुआ, ठीक है, और इसका जो ऑसिलेशन होगा वो कुछ ऐसे होएगा। ये तुम्हारा बन गया N1, ये N2, ये N3, ये N4, ठीक है ना नोड। ये तुम्हारे पास बन गया A1, A2, A3। कुछ पॉइंट्स बिटवीन नोड्स, मतलब ऐसे पॉइंट जो कि दो नोड के बीच में है, ये नोड और ये नोड, इसके सारे के सारे पार्टिकल क्या है यहाँ पे आएंगे ना, एक साथ ही आएंगे नीचे, या तो नीचे है या ऊपर है। क्या बोलोगे? आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और यू कैन से सेम फेज में है, मतलब उनका जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो सेम है। एंड पॉइंट्स अक्रॉस नोड्स, देखो ना इस पॉइंट के यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट, एक पॉइंट अगर ऊपर है तो दूसरा कहां पे है? नीचे, तो हम बोलेंगे आर नॉट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि वो तुम्हारा रिवर्स फेज में आ गए हैं। और अब इसकी बात करते हैं, ये है तुम्हारा ना नोड, तो डिस्टेंस अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात की जाए, तुमको पता है ना कि साइन पाई प्लस थीटा और साइन जो पाई माइनस थीटा होता है, जो इनकी वैल्यू होती है वो सेम होती है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है बस, एक के अंदर प्लस आता है एक के अंदर माइनस आता है, लेकिन जो नंबर आता है वो सेम आता है। तो अगर ये तुम्हारे पास नोड है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है x, और अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लूं, यहां से यहां का डिस्टेंस है x, तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको मैं L1 बोलता हूं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? L1 आएगी, साइन पाई प्लस थीटा, और यार ये लो इसको मैं n पाई कर दो, इस पॉइंट से इतना ही पीछे उतना ही आगे तुम्हारे पास सेम रहेंगे। तो यहां पे हम बोलते हैं कि पॉइंट्स which are at same distance across node have same amplitude। उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि सेम स्पीड ऑल द टाइम, भाई इसका स्पीड अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ की तरफ v है, तो इसका ऊपर की तरफ क्या होगा? v होगा। क्यों? दोनों का जो फेज है, फेज में क्या आ रहा है? पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, दोनों की जो वैल्यू आती है, नंबर जो आता है वो सेम आता है। तो ये जो इस टाइप से, और क्या पॉइंट 10 बता सकते हो? बताओ। इसको देख के मतलब कि और क्या ऑब्जर्वेशन आता है? तो
द पॉइंट्स एट एंटीनोड हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। यस, देखो पॉइंट जो है वो जो एंटीनोड वाला है ना उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो गई, जब वो मेन पोजीशन पे आएंगे। या कह सकते हो कि ऑल पॉइंट्स रीच एट देयर मैक्सिमा और मीन पोजीशन एट सेम टाइम। क्यों, जैसे ये दिया ना y इक्वल टू 2a साइन kx साइन अपने ओमेगा टी, तो तुम मीन पोजीशन पे हो कि एक्सट्रीम पे हो, तो उसका डिसीजन कौन करता है, ये करता है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो सबकी वैल्यू 0, मतलब सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पे आ गए, मीन पोजीशन पे आ गए। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आधे पार्टिकल ऊपर है आधे पार्टिकल नीचे है, आधे ऊपर आधे नीचे, तो सारे के सारे कहाँ पे हैं, अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं, लेकिन सबका जो अपना अपना एक्सट्रीम है वो अलग अलग है। इसका एक्सट्रीम कहाँ पे है, ये है, इसका एक्सट्रीम यहाँ पर, इसका एक्सट्रीम यहाँ पर, इसका एक्सट्रीम इधर, इसका एक्सट्रीम यहाँ पे। तो सब पार्टिकल जो है वो अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं, बट सबका जो एक्सट्रीम है वो कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, लिखो। हो गया, अभी हो गया, हटा दूं? कर दो। इफ वी इंटरफेयर एंड क्रिएट ए नोड, किसने पूछा था यार, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट सा लिखा, तो बोलो ना। देखो, अगर किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पॉइंट तुम्हारा नोड है। जो नोड है एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 है। ठीक है, तो हमेशा 0 होना और किसी इंस्टेंट पे 0 होना, इन दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे अब करते हैं स्टैंडिंग वेव क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कहां पर, क्लोज एट बोथ एंड।
हमको एक ऐसी स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनानी है जिसके दोनों ही एंड कैसे हैं, क्लोज एंड है। तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसे, तो इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसी है, इसको मैंने यहां भी फिक्स किया हुआ है, यहां भी फिक्स किया हुआ है। अगर दोनों पॉइंट को हमने वॉल के अंदर फिक्स किया हुआ है, मतलब कि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। और सपोज स्ट्रिंग में कुछ तो अपना टेंशन है, इसको खींचा हुआ है, और इसका कुछ म्यू है, सब कुछ फिक्स है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है इस वाले स्ट्रिंग के अंदर फिक्स हो गई। हमको पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है दैट इज √T/μ। अगर स्ट्रिंग को हमने एक फिक्स अमाउंट से खींच दिया है तो अंदर का जो अब टेंशन है वो सेम हो गया। म्यू हमको पता है कि वायर का कैसा है, तो वेलोसिटी सेम हो गई। और हमारे पास है ना फॉर्मूला क्या होता है वेव के लिए, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। जितना ज्यादा लैम्डा होएगा जो जो फ्रीक्वेंसी उतनी कम होएगी, है ना भाई। तुमको पता है ना वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कम है तो तुम्हारा लैम्डा ज्यादा होना चाहिए, लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब तुमने क्या किया, इस वायर को कहते सेंटर में से पकड़ा और यूं करके और छोड़ दिया, तो क्या होगा? अगर ये तुम्हारे पास में वायर थी, तुमने यहां से पकड़ा, एकदम अपने सेंटर में से पकड़ा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसको यहां पे लाया और छोड़ दिया, तो ये जो वायर है, ये जो वायर पहले यूं हो गया था ना, ये वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन गए हैं, नोड, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, और ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया है तुम्हारा, एंटी नोड। क्यों? अगर इस पॉइंट को नीचे लेके आओगे तो यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये और थोड़ा ऊपर है, तो ये जो वेव है ये ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी बस। इसका जो ऑसिलेशन वाला जो साइकिल बनेगा ना वो ऐसा हो जाएगा, जो पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। सर, हाँ, तो हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड रहेगा? होना ही पड़ेगा। तुम बताओ ना, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है साइन, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो कहीं ना कहीं तो आनी पड़ेगी ना 1, उसके बिना तुम कैसे पहुंच जाओगे 0 पे, ठीक है। तो देखो इस केस के अंदर ये नोड है, ये नोड है, डिस्टेंस बिटवीन द नोड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, वहां पे मैंने लिखे थे कोऑर्डिनेट। अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, λ/2, λ/2 आएगा रोहित। ये अगर x = 0 है तो ये कितना होना चाहिए, x = λ/2। इस पूरे स्ट्रिंग में एक ही वो है ना, लूप है, तो मैं कह सकता हूं कि λ/2, अगर मान लो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो मेरे पास में है l, तो मैं लिख सकता हूं l = कितना हो गया, λ/2, है ना। ये लेंथ है, लेंथ कितना, λ/2, लैम्डा कितना हो जाएगा, 2l। दिस इज मैक्सिमम लैम्डा ना, ये जो तुम्हारा लैम्डा आया ये कैसा है, मैक्सिमम आया ना भाई। तुम इससे बड़ा लैम्डा कैसे लेके आओगे जब तुम्हारे पास में जो लेंथ है वो l ही है और दोनों पॉइंट को स्टेशनरी रखना है, तो ये तुम्हारे पास है मैक्सिमम लैम्डा। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी, देखो लैम्डा अगर मैक्सिमम है तो ये कैसा आएगा, मिनिमम। तो मतलब वायर जो तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना मिनिमम, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। हमको पता है वेलोसिटी कितना है, √T/μ है, तो मैंने लिखा v अपॉन लैम्डा कितना है, 2 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है
ये बोलते हैं लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। कि इस वायर के अंदर अगर मैं इसको ऑसिलेट करवाऊंगा तो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल अपीयर, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट, ठीक है। और यू कैन से फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आया भाई? अगर तुम इसको नीचे खींच दोगे तो वायर पहले खींच के नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। कैन इट बी सेड लाइक जीरो? नहीं नहीं, इसके लिए ओवरटोन का कोई वो नहीं है ना, मतलब नहीं है ना। जो ओवरटोन वर्ड है वो आगे काम में ले लेते हैं। तो सिंपली बोलते हैं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है भाई, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया ना, स्ट्रिंग का टेंशन भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है। अगर तुमने टेंशन और म्यू को चेंज कर दिया, गिटार के अंदर वायर को अगर और टाइट कर दोगे तो आवाज बदल जाती है ना। सेम चीज, अगर तुमने टी और म्यू को चेंज कर दिया तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि फॉर ए गिवन टी एंड म्यू, अगर तुम्हारा एक सिंगल लूप बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? v/2l। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कि भाई इसके अंदर लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना आ सकता है। अब बताओ इसके बाद क्या हो सकता है? अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो जो लैम्डा है उसको कम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने किया, अब मैंने किया इफ वी मेक 2 लूप्स। भाई यहाँ पे एक लूप था, अगले वाले के अंदर मैंने 2 लूप कर दिए। तो अगर मैं 2 लूप करता हूं तो पहली बात तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा और इस वाले पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट को मैं ऐसे ऊपर ले गया और इस पॉइंट को नीचे लेके आ गया, तो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने उसको ऐसे पकड़ा और ये छोड़ दिया, अब वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, फिर ये ऐसे ऐसे। यस, वी विल हैव 2 एंटी नोड्स। तो ये क्या है तुम्हारे पास में N1, ये तुम्हारे पास में N2, ये तुम्हारे पास में N3। ये क्या बन गया तुम्हारा एंटी नोड 1, ये क्या बन गया एंटी नोड 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेंथ इक्वल टू कितना आएगा? ये होता है λ/2, ये होता है λ/2। तो तुमने लिखा लैम्डा, पूरा एक लैम्डा बन गया ना। तो यहां जो आएगी फ्रीक्वेंसी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। लैम्डा अगर तुम्हारा आधा हो गया है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? डबल, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। मतलब कि जो तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे एक लेवल अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे वायर के अंदर इतना फ्रीक्वेंसी होगा, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से तुम कितने लेवल ऊपर चले गए हो। तो फंडामेंटल के अंदर हमारे पास में एक लूप था, इसके अंदर हमारे पास में 2 लूप। फिर उसके बाद क्या करोगे? 3 लूप, राइट? 3 4 5 6 7। तो जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे तुम्हारा लैम्डा छोटा होता जाएगा और जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो पहले, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। सर ओवरटोन में मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहता है ना? हाँ हाँ, मतलब भाई तो तुम खुद ही देख लो ना कि हमने जब 2 लूप बनाए तो मतलब कि क्या हुआ, उसका लैम्डा कम हो गया, छोटा हो गया ना लैम्डा। हाँ हाँ पहले हाँ हाँ भाई पहले उतनी ही लेंथ में हमारे पास में एक ही लूप था,
अब हाँ। उतनी ही लेंथ में हमारे पास 2 लूप हो गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये जो हाँ। फ्रीक्वेंसी है ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से एक लेवल ऊपर है ना, तो इसलिए ये हाँ सर। फर्स्ट ओवरटोन। और इस वायर की कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सेकंड, तो सेकंड हार्मोनिक। ओके ओके। सर मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरटोन्स भी बढ़ते जाएंगे ना? कौन सा टाइम? ये तो हमारे हाथ में है ना कि तुम स्ट्रिंग को कहाँ कहाँ से पकड़ के खींच रहे हो। मतलब वो हम कहाँ से भी उसे खींचना स्टार्ट करेंगे वहां से हम करेंगे Yes, सब। और क्या। ओके सर। ठीक है, तो अगर मुझे इसके बाद में इसके आगे वाला बनाना है तो अब मैं बनाता हूं सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर कितने लूप बनने चाहिए? 3, तो 3। है ना। तो अगर मेरे पास में 3 लूप है तो कितने होंगे नोड्स? 4 नोड्स। तो ये 4 नोड्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 3V/12L। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसीज का फिर रेशियो निकालता हूं, F0 इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल F3 एंड सो ऑन, तो बनता है 1 2 3 4। देखो ना, उसके अंदर क्या आया था? V/2L, यहाँ पे आया V/L, यहाँ पे आया 3/V अपने इनटू। तो जैसे जैसे तुम्हारे जो नंबर ऑफ लूप हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इस वाले स्ट्रिंग के ऑसिलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इंक्रीज होता रहेगा। ओवरटोन बता सकते? ओवरटोन का मतलब होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितने लेवल ऊपर हो, या फिर तुम सीधा हार्मोनिक निकालो और उसमें से इसके तो सबट्रैक्ट कर दो 1, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? ये कौन से लेवल का फ्रीक्वेंसी है। ओवरटोन का मतलब होता है कि उसको एक कम करना है बस। तो सेकंड ओवरटोन। सर हाँ, सर अभी हम लोग ने फर्स्ट ओवरटोन तो 2 स्ट्रिंग्स को टुगेदर प्लग करने से कर दिया। सर फिफ्थ ओवरटोन कैसे करेंगे? 2 को अटैच नहीं किया, एक ही स्ट्रिंग के अंदर 2 लूप बनाए हैं मैंने। एक ही स्ट्रिंग को यूं आधा ऊपर खींचा आधा नीचे खींचा, ये लो। कौन सा ओवरटोन है ये? 1 2 3 4 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप। 6 लूप हैं। फंडामेंटल में कितने लूप होते हैं? 1। तो कितना ऊपर है ये? 5 ऊपर है ना। तो ये हो जाएगा फिफ्थ ओवरटोन और सिक्स्थ हार्मोनिक। हार्मोनिक। ओके सर। चलो होमवर्क। SCV अप टू 48। जो अपना SCV के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 48 तक। 49 जो है उसके अंदर क्या है कि 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, उसको हम अपने बाद में करेंगे। अभी के लिए SCV अप टू 48। सर